जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था फ्लक्स और मैंने आपको फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, बेसिकली दो पॉइंट एरिया वेक्टर से जुड़ा हुआ, दैट एरिया वेक्टर डायरेक्शन फॉर क्लोज सरफेस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसे हम मतलब जो चाहे वो लिख सकते हैं, बट अगर एक बार आपने फेस कर दिया फिर आप क्वेश्चन पे उसी पे बने रहेंगे। सेकंड थिंग दैट बट एरिया वेक्टर डायरेक्शन फॉर द क्लोज सरफेस इज आउटवर्ड नॉर्मल। ओपन सरफेस के लिए कुछ भी हो सकता है पर मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, और क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन था इसको मैंने सॉल्व किया था, ये भी मैंने सॉल्व किया था और इसे मैंने दिया था। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इतने पोर्शन नहीं हो पाएगा, बट ओके लेट्स ट्राई। ओके, तो सिंपल जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस चार्ज की वजह से इस सर्कल पे हमें निकालना है, इस सर्कल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सर्कल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो फर्स्ट थिंग, क्या इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? यस। और इसका एक एरिया है, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आएगा। तो ओके, तो एक्चुअली इसमें मैं इंटीग्रेट करना था, मैंने शायद थोड़ा आपको हिंट भी दिया था। तो फर्स्ट टेक द स्मॉल सरफेस एरिया। तो लेट्स से दिस इज radius r, this is circle, okay, this is q, this is l node. now हमें यहाँ पे लेना है अब एक स्मॉल सरफेस एरिया। तो लेट्स आई एम टेकिंग एज ऑफ रेडियस r and of width dr. so this is the that small strip, this is dr. ओके, इतने रीजन पर इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आई थिंक वो इस तरफ होगी, दिस इज ई। और इलेक्ट्रिक जो एरिया होगा वो हमारा इस तरफ होगा, दिस इज एरिया वेक्टर। और ये एंगल जो होगा, आई क्लियर होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। ओके, तो मैं इस रीजन पे, इस स्मॉल रीजन पे एरिया फ्लक्स लिखता हूँ, इस पूरे मतलब इस चार्ज की वजह से इस रीजन पे, इस स्मॉल एलिमेंट पर फ्लक्स कितना होगा। सो आई एम राइटिंग डी फाई एज इक्वल टू ई डॉट, दिस इज डी ए, ई डॉट डी ए। सो डी फाई विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आई होप क्लियर होगा, ये दूरी होगी अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट का एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एल नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस वन। ओके, ये अंडर रूट में नहीं है क्योंकि अंडर रूट में फिर स्क्वायर होगा, तो मैं दोनों को हटा दिया, स्क्वायर भी नहीं लिखा है। डी ए, व्हाट इज डी ए? आई होप तब क्लियर होगा कि जो डी ए होगा वो होगा 2 पाई आर डी आर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। बट एक चीज़ और, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एल नॉट अपॉन अंडर रूट एल नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज कॉस थीटा। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। बस हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। आई होप आपने अगर ट्राई किया होगा शायद आपका आंसर आ भी गया होगा। ओके, तो इसलिए आई नीड सम स्पेस, सो लेट मी ड्रॉ सम मार्जिन फर्स्ट। ओके, मैं इसके नीचे सॉल्व करता हूँ। तो डी फाई को मुझे इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले यहीं पर। तो देखिए, this 2 pi, this pi will get cancelled, तो नीचे होगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल नॉट q एल नॉट, 2 बच, यहाँ 2 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ होगा r डी आर अपॉन एल नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हमें ये इंटीग्रेट करना है।
कहाँ से कहाँ तक, आर होगा 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि ये जो रेडियस है कैपिटल आर है। ओके, तो फिर शायद आपने ऐसा किया होगा, ये लगभग उस इंटीग्रेशन के जैसा है जो कि आपने देखा था आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क में। ओके, तो ठीक है, हम इसे कुछ एज्यूम करते हैं। मुझे शायद अंदाज़ा है कि आपको इंटीग्रेशन बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप यूज टू हो गए होंगे, या फिर इतना देख के आप शायद कर सकते हैं। सो एल नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। सो अगर डिफ्रेंशिएट करते ये होगा 2r dr बराबर 2t dt। तो 2 कैंसिल, तो r dr बराबर t dt। तो देखिए ये तो फाई होगा डी फाई क्यू एल नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो r dr तो हो गया t dt, और नीचे l ये हो गया t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर तो होगा t क्यूब, तो ये कैंसिल, तो t स्क्वायर। अच्छा, ये जब r स्मॉल r हमारा 0 है, अगर स्मॉल r 0 है तो t होगा एल नॉट, और जब स्मॉल r कैपिटल R बराबर है तो t होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर। तो अगर इसे पुट करें तो फाई आएगा क्यू एल नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t -1/t, और कहाँ से कहाँ तक, एल नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट टू गेट। एक मार्जिन और मैं बना देता हूँ यहीं पर, एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे मैं ले जाना नहीं चाह रहा। तो फाई दिस विल बी इक्वल टू, देखिए अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये होगा क्यू एल नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाई एल नॉट। एल नॉट मल्टीप्लाई कर लें तो फाई होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल नॉट स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ फ्लक्स एट ओके। ये है वो आंसर जो हमें फ्लक्स का मिलना था इस चार्ज की वजह से, इस रिंग पर, इस सर्कल पर। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, क्योंकि अगर आप टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मतलब सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन इज ये हमें दिया हुआ है y, दिस इज गिवन एज x। ओके, सो दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज गिवन एज z, और यहाँ पर ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। आई होप ऐसा क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया है। दिस इज 37 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन पर कूलाम। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the square. Okay, electric flux through the square. So how we'll solve this? देखिए सिंपल, हमें फ्लक्स निकालना है एंड फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई डॉट ए, चूँकि एरिया यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है वो कोई वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट दी हुई है 2i कैप 3j कैप 2k कैप, इसलिए हमें स्मॉल पार्ट इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बस एक ही चीज़ नहीं पता है, वो है एरिया वेक्टर, बाकी सब हमें पता है। सिंपल, अगर आप एरिया वेक्टर लिखते हैं, और एरिया वेक्टर मैंने आपको लिखना बताया ही था, तो अगर आप एरिया वेक्टर लिखें तो देखिए
एरिया वेक्टर इसका होगा, आई थिंक इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, ये आप लिखेंगे 4,0,3 y0 zx3, हाँ, और इसका होगा 0,0,5। तो मैं लिखूँगा 4i कैप 3k कैप क्रॉस 5j कैप, ये हो गया एरिया वेक्टर। बस सिंपल। अब 2i कैप 3j कैप 2k कैप डॉट एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 4i क्रॉस j k, तो 20k कैप k क्रॉस j, i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, तो लेकिन k क्रॉस j माइनस i, तो -15i कैप। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें तो k का k के साथ ये होगा 40 और ये होगा -30, तो दिस विल कम एज 10। ओके, सो दिस विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम इसका, मीटर स्क्वायर इसका, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन जेईई मेन का है। तो अगर आपको ये इजी लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा टिपिकल लगा हो तो मैं कहूँगा आप इसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए। सेम यही क्वेश्चन जेईई मेन का है। ओके, बस थोड़े डाटा चेंज हैं, बाकी सेम का सेम यही क्वेश्चन जेईई मेन में रिपीट हुआ था। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्लोज सरफेस से। ओके, देखिए, लेट से दिस, लेट मी मार्क x y z ओके, क्वेश्चन इज, ये क्लोज सरफेस है, आई होप क्लियर होगा। ये एक स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, दिस इज अ क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ई नॉट आई कैप और क्यूब साइड ए। ठीक है, दिस इज गिवन। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छी बात ध्यान रखिएगा, क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस में बहुत अंतर है। ठीक है, दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट वंस, और फिर आप इसे फिर से देख लीजिएगा। मैं इसे बताता हूँ फिलहाल। ओके, तो देखिए, मैं नया डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं इसी में बता रहा हूँ। तो अगर आप इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर ई नॉट आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो ई नॉट इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी हमारा इस तरफ होगा, आउटवर्ड होता है क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये होगा ए स्क्वायर एरिया। ओके, अगर आप इस साइड पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी ई नॉट, लेकिन एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, ऊपर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, लेकिन अब एरिया ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी इस तरफ ई नॉट और ये ए स्क्वायर, और ये जो आगे वाला सरफेस है और ये जो पीछे वाला सरफेस है, दोनों पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर इधर होगा, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा। तो चूंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से 0 होगा उसका आंसर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा और ये होगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन मैंने माइनस लगा दिया तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस होती है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। और इसकी वजह से होगा ई नॉट ए स्क्वायर कॉस 0 तो प्लस 1। ओके, तो चूंकि हमें नेट फ्लक्स बताना है तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये होगा सारे तरफ से जो फ्लक्स सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए,
मैं वो क्लियर करने से पहले समझा रहा हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, फ्लक्स ऐसे बुक में लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ मैं पहली बार लिख रहा हूँ, दोबारा से ऐसे मतलब इतने इलेबोरेट वे में नहीं लिखूंगा। ओके, कितने सरफेस होंगे? 6, 1 मतलब अप डाउन टॉप, ऐसा मैं समझाऊँ तो देखिए ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। चलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लेते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसे लेते हैं। देखिए अप डाउन आउटवर्ड इनवर्ड लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये होगा अप प्लस डाउन प्लस, ओके, फ्लक्स आउटवर्ड प्लस इनवर्ड प्लस लेफ्ट प्लस राइट। तो देखिए अब ऊपर की वजह से 0, आई होप क्लियर हुआ क्यों 0। लेट मी मार्क इट विथ मार्कर। देखिए इसकी वजह से 0, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री, डाउन 0 अगेन 90 डिग्री, ठीक है, ये 0 ये 0। अब बचा आउटवर्ड, तो ये देखिए इस पे भी 90 डिग्री 0, इनवर्ड इस पे भी 90 डिग्री 0। अब बचा लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट में मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे उसका आंसर लिखता हूँ, चूँकि मैंने निकाल चुका है। ये लेफ्ट की वजह से है, ये राइट की वजह से है। तो अगर इन दोनों को मैं लिखूँ तो लेफ्ट की वजह से मैं लिखूँगा माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, और उसकी वजह से लिखूँगा प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 0। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सी, अगर आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करें तो मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं। द क्वेश्चन इज ओके, तो यहां पर ओके ये है क्यूब, साइड ए, दिस लेंथ, ये लेंथ है एल मतलब ओरिजिन से, और इसका साइड ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट एक्स। एक्स का मतलब एक्स रीजन में जब आप बढ़ेंगे तो जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। ई नॉट एक्स आई कैप। फाइंड सेम क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ओके, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये आपको निकालना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखें कि आपको बेसिकली क्या निकालना है, तो बेसिकली फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है। पिछले और इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ का अंतर है, और वो अंतर ये है कि पिछले क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दी हुई थी, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, चले भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये पूरा सरफेस रखा हुआ है और जिस पॉइंट पे ये पूरा सरफेस रखा हुआ, आप देखिए उसके लिए एक्स तो कांस्टेंट ही है, तो चूंकि उस पॉइंट पर पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, भले वो इसके इक्वल नहीं है, यहाँ के इक्वल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर वेरी है, लेकिन पूरे सरफेस के लिए तो कांस्टेंट है, तो फिर भी मैं इसे इजीली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी, ये होगी, चलिए मैं ई वेक्टर से मार्क कर देता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं यहाँ से यहाँ वेरी करेगी, पर एरिया वेक्टर इधर होगा। तो चूंकि 90 एंगल अगेन 90, तो अगेन फ्लक्स 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर,
इसके जो आउटवर्ड और इनवर्ड उसकी वजह से भी जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा ई नॉट। अब बताइए एक्स कितना है, कहाँ भूल होगा, एक्स होगा एल प्लस ए और एरिया वेक्टर ए स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और वो होगा ई नॉट इंटू एल और एरिया वेक्टर इधर वो होगा ए स्क्वायर। तो फ्लक्स नेट, अब फिर से आप लिख सकते हैं टॉप डाउन, लेफ्ट राइट, आउटवर्ड इनवर्ड, पर मैं डैट लिखता हूँ। डैट में देखिए इसकी वजह से फ्लक्स जो है इसकी वजह से नेगेटिव है, इसकी वजह से पॉजिटिव है, इसकी वजह से नेगेटिव कितना है, तो चलिए मैं ये लिखता हूँ डायरेक्ट। तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर ई नॉट एल प्लस ए स्क्वायर ई नॉट एल प्लस ए प्लस 0 0 0 0, 4 जीरो किसके लिए, 4 जीरो एक आउटवर्ड एक इनवर्ड एक टॉप एक बॉटम, 4 जीरो उसके लिए। ठीक है, आप ना लगाए तो भी क्या दिक्कत, लेकिन मुझे क्लियर करना था आपको तो मैंने 4 जीरो लिख दिए हैं। ओके, सो बहरहाल देखिए यहाँ पर बस अब इसे सॉल्व करना है। तो ये हुआ माइनस ए स्क्वायर ई नॉट एल, दिस विल बी इक्वल टू प्लस ए स्क्वायर ई नॉट एल प्लस ए क्यूब ई नॉट। आई होप मैंने कोई सी मिस्टेक नहीं की है, तो ये कैंसिल। सो फ्लक्स नेट विल बी इक्वल टू ई नॉट ए क्यूब। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट। ओके ओके, एक पॉइंट और देखते हैं। द थिंग इज, तो अभी तक हमने क्लोज सरफेस में सिर्फ क्यूब देखा है, अब मैं क्लोज सरफेस में अब देखते हैं स्फीयर। सो नाउ लेट्स सी। तो देखिए अगर आप एक स्फीयर देखें, सो लेट्स से दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। ओके, लेट्स नॉट मार्क इट क्वेश्चन, इसे पॉइंट ही मार्क करने देते हैं। रेडियस आर और यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक, क्वेश्चन ही मार्क कर देते हैं। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। इस स्फीयर से फ्लक्स निकालना है, सिंपल। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। चूंकि यहाँ पे हर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, तो मुझे थोड़ा लेकिन इंडिकेट करना होगा। लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पर लें एक छोटा सा वेक्टर है डी ए, तो देखिए डी ए वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड और एरिया वेक्टर किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो सबकी वजह से मतलब जितने भी रीजन होंगे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, क्योंकि आर की दूरी पर, चार्ज क्यू से आर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी कांस्टेंट ही होगी। और जो एरिया वेक्टर होगा और उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा, हर जगह जीरो ही होगा। तो मैं सिंपल इसे ले सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इतनी है। ठीक है, तो अगर कैंसिल किया जाए तो ये होगा, तो फ्लक्स आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, देखिए व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स बेसिकली इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, उसे कहते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लक्स आया है ये आर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं एक और सरफेस लीजिए इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज R1, तो आपको ये बात क्लियर होगी कि R1 और R दोनों से फ्लक्स इतना ही है, क्योंकि जितनी लाइंस R से क्रॉस कर, R1 रेडियस से क्रॉस करेंगे उतनी ही लाइन R रेडियस के स्फीयर से क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पर मैं कोई पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, नॉट क्लियर। तो ये पॉइंट ये है कि अगर एक सरफेस
इस स्फीयर से लेट्स से यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्फीयर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलें उतनी ही बाहर वाले से भी निकलेंगी। मतलब कि लेट्स से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है कुछ इस तरह, तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बड़े वाले सरफेस स्फीयर से निकल रही हैं और 8 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटे वाले सरफेस, इसीलिए दोनों ही स्फीयर से आपका जो फ्लक्स है वो सेम है। तो आई होप समझ में आ रहा है कि मैंने जो कहा था डेफिनेशन कि आप इस तरह फ्लक्स को इस तरह समझिए, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, मान लीजिए मैं एक और सरफेस बना दूं ऐसे, विच इज नॉट स्फेरिकल, तो क्या इन तीनों से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है? मतलब इस स्फीयर से, इस सरफेस से भी, क्लोज सरफेस से भी, जो कि स्फेरिकल नहीं है, एब्रप्ट है, मतलब कि रैंडम एक सरफेस है, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ही पास है जितनी इन दोनों से, तो उससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? उस इन तीनों से फ्लक्स होगा Q/ε0। और यही आइडिया बेस है गॉस लॉ का। बेसिकली अब आप गॉस लॉ ही पढ़ रहे हैं, अगर आप इनडायरेक्ट वे में समझें तो मैं वो गॉस लॉ ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कंक्लूजन पे आने से पहले आपको फील देना चाह रहा हूँ किस तरह ये गॉस लॉ आया। एक और पॉइंट, मान लीजिए एक पूरी तरह से एक एब्रप्ट सरफेस है और यहाँ पे चार्ज है Q, दिस इज अ क्लोज सरफेस, नॉट ओपन सरफेस। इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? आई होप क्लियर होगा, ये होगा Q/ε0। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी एवरेज सरफेस से जो फ्लक्स होगा, अगर उसके अंदर Q चार्ज रखा है तो फ्लक्स कितना होगा? Q/ε0। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पॉइंट इज, मान लीजिए यहाँ पे एक स्फीयर रखा है, और यहाँ पर एक चार्ज है लेट्स से Q। ठीक है, तो इस स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा? इससे फ्लक्स मतलब E.dA विच इज इक्वल टू 5, ये कितना होगा? अगर आप डेफिनेशन से जाएं तो आपको क्लियर हो रहा होगा 0। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर की हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल गई हैं। इसके अंदर कितनी है? एक भी नहीं, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0। अगर आपको मैं थोड़ा और क्लियर करूं तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। और एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? थोड़ा सा इस तरफ होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव है, तो ये सब इस तरह होंगे कि इन सबको अगर आप वेक्टर मतलब स्केलर प्रोडक्ट लें पूरे फ्लक्स का पूरे सरफेस पे, तो उसका नेट वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं है जो इसमें एंटर करे लेकिन और एग्जिट ना करे। मतलब जितनी एंटर करे उतनी एग्जिट कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एंटर करने वाली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सारी एग्जिट ही कर रही है, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक पॉइंट और इसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिराइव कर लेंगे लॉ। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। ये एक सरफेस है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि E1.dA मतलब सिर्फ फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस से, तो आई होप क्लियर हो, ये होगा Q1/ε0। और चार्ज 2 की वजह से कितना होगा? ये होगा Q2/ε0। एंड व्हाट विल ड्यू टू चार्ज 3 E3, तो यह क्लियर होगा। इसकी वजह से चूंकि ये बाहर है तो इसे जितना एंटर करेगा उतना एग्जिट कर जाएगा, तो उससे होगा 0। इफ वी टेक सम ऑफ ऑल द 3, तो यू विल से E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट dA Q1 प्लस Q2/ε0। वॉट इज E1 प्लस E2 प्लस E3? क्या ये जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये अंदर के चार्ज की वजह से है या सिर्फ बाहर की वजह से, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो यह क्लियर होगा, ये है
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट डॉट डी ए। और Q1 प्लस Q2 ये क्या है, ये अंदर का चार्ज है, जिस सरफेस से हम देख रहे हैं ये क्लोज सरफेस है, ये है अंदर का चार्ज, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे यही है हमारा गॉस लॉ। दिस इज व्हाट इज नोन एज गॉस लॉ, इसी को कहा जाता है। अगर आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स देखें तो आप पाएंगे कि किसी किसी बुक में गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ से पहले पढ़ाया जाता है। इवन ये सही भी है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट्स के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ से पहले आया था, गॉस लॉ पहले दिया गया था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप चाहें तो मैं गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ डिराइव भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की फील देने की, कूलॉम्स लॉ गॉस लॉ किस तरह आया, और ये बेसिकली इसकी पूरी मतलब क्या कहते हैं, इसका पूरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है। लॉ का डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए लॉ को हम डिराइव नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट दिमाग में रखने वाली हैं। पॉइंट ये हैं कि ये है व्हाट इज क्यू इन, दिस इज चार्ज enclosed inside the closed surface, or I can say surface. ओके, और गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये याद रखिएगा, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सभी चार्जेस की वजह से है, और ये सिर्फ अंदर के चार्ज है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, सर ऐसा कैसे है, ये आप अगर पूरा डेरिवेशन दें आपको क्लियर होगा। ये इसलिए है क्योंकि जो बाहर के चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो जीरो आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और पॉइंट, एक और कंफ्यूजिंग जो स्टूडेंट्स को होती है वो ये होती है कि सर अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो जिसमें एक रिंग थी और वहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था, उसके एक्सिस पर की, उसकी वजह से हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें, ये वाला क्वेश्चन, तो अगर इसमें और इसमें आप देखें कि सर यहाँ पे तो स्फेयर है तो इसके जीरो कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब एक सर्कल था तो हमने क्वेश्चन ये था फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सर्कल, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी लाइंस उस सर्कल से, उस रिंग से क्रॉस करती हैं, और यहाँ पर है इस स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हैं। तो दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे ओपन सरफेस था, यहाँ पे क्लोज सरफेस है, इसलिए वहाँ पे एक आंसर आया, और यहाँ पर ये फ्लक्स जीरो हुआ है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आई होप आपको गॉस लॉ क्लियर हुआ होगा। एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये सर्कल वाला ही, अगर आपने नोट्स लिख लिया हो तो ठीक है, अगर आपने ना लिखा हो तो इसके बाद 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका मैं आपको एक स्मार्ट सोल्यूशन भी दूंगा जो कि थोड़ा आपको लेंथी लग रहा होगा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे एरिया सॉलिड एंगल। ओके, तो जब मैं वो सॉलिड एंगल बता लूँगा तब आप पाएंगे कि उस क्वेश्चन को आप 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो वो एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा जो कि टाइम मैटर्स। तो अगर आपको शॉर्ट सोल्यूशन टाइप मेथड्स बताऊंगे तो आपके लिए इजी होंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, सो इस लेक्चर्स में इतना ही। एक्चुअली मुझे कुछ और क्लासेस के लिए कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। आप गॉस लॉ को ढंग से पढ़िएगा, ये आपके सिलेबस में अभी भी है, इससे क्वेश्चन भी अभी भी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस पर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ट्राई करिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कराने की। ओके, फॉर द टाइम बिंग, जय हिंद।